नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। आज बात होगी हरियाणा की राजनीति की, बात होगी मिशन 2024 की। क्योंकि हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग दलों में तीखी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं के अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं में ही वार पलटवार का दौर जारी है। जेजेपी और कांग्रेस के 2019 में गठबंधन न होने को लेकर भी बहस छिड़ गई है। इनेलो गठबंधन करने को उत्साहित नजर आती है। उधर कांग्रेस नेता किरण चौधरी की एक बार फिर से विरोधी तेवर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के संगठन, गुटबाजी और गठबंधन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग को लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चुनाव करीब आते आते सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गठबंधन होने न होने को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जेजेपी और कांग्रेस में 2019 में गठबंधन न होने को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है, तो वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की ओर से गठबंधन की इच्छा को लेकर दिए गए बयान पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के सक्षम होने की बात कहते हुए गठबंधन की संभावना या प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। वहीं गठबंधन को लेकर हो रही सियासत के बीच कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। पूर्व मंत्री और तोशाम विधायक किरण चौधरी ने बगैर नाम लिए एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा गुट पर निशाना साधा है और हुड्डा ने जहां गठबंधन की जरूरत न होने की बात कही, तो वहीं किरण चौधरी ने ओपी चौटाला का स्वागत करने की बात कही। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। का स्वागत है, मैं तो ये कहती हूँ अच्छी बात है, कोई आए तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्ग हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सो हम तो स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर वार करते हुए कहा, मेरी ही पार्टी के कुछ शुभ चिंतक मुझे बीजेपी में भेजने पर तुले हैं। ऐसे में बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देब ने किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर प्रतिक्रिया दी है। किरण जी को पूछ लीजिए। ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं किरण जी को सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, इनके बारे में बहुत सुना और भारतीय जनता पार्टी में वो भी आने वाली हैं, ऐसा कुछ? देखिए, वो तो इनको निर्णय लेने पड़ेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। जब ऐसे विषय आप तैयार हैं, आ जाइए, उनके अभी स्वागत। देखिए, हमारे पार्टी में मैंने आपको बोला समुद्र, हम किसी को मना नहीं करते और यहाँ आने के बाद कोई जा भी नहीं पाते। बहरहाल हरियाणा के राजनीतिक दल इन दिनों मिशन 2024 में जुटे हैं और हरियाणा की राजनीति इन दिनों गठबंधन की चर्चाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इनेलो नेता बार बार गठबंधन को लेकर बयान दे रही हैं। जेजेपी ने सरकार के 4 साल गुजर जाने के बाद गठबंधन न करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ऐसे में कांग्रेस विरोधियों के वारों के साथ साथ आंतरिक मतभेद से भी दो चार हो रही है। लिहाजा हरियाणा में चुनाव आते आते क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं, ये देखना होगा। इतना जरूर साफ है कि हरियाणा की राजनीति में चुनावी उठापटक शुरू हो गई है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिशन 2024 को लेकर बात होगी। गठबंधन को लेकर जो जुबानी जंग इन दिनों जारी है, खासतौर पर कांग्रेस और जेजेपी में, उसे लेकर भी बात होगी। कांग्रेस के भीतर की खुद की जो लड़ाई है, आंतरिक जंग जिसे कहा जाए, वो भी जारी है, उसको लेकर भी बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुट गए हैं। जेजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ चर्चा में जुट गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग दास जी आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप लोगों पर जो आरोप हैं कि 2019 में गठबंधन हो जाता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातें अगर बड़े हुड्डा साहब मान लेते तो गठबंधन हो सकता था। अब वो जेजेपी पर जिस तरह के सवाल उठाते हैं कि ये वादा पूरा नहीं किया, ये नहीं किया गया, तो अगर कांग्रेस उस वक्त मिलकर सरकार बना लेती तो इस तरह के सवाल या इस तरह की स्थिति ही नहीं बनती। इन आरोपों की सच्चाई क्या है? चूंकि भूपेंद्र हुड्डा कुछ बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कुछ और बयान दिया जाता है। ज्योति जी,
जब प्रदेश की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे। हमने विपक्ष की धर्म निभाया है। जहां तक कि जहां ये कहते भी हमने 3 शर्तें रखी, हुड्डा साहब से मिले, कोई हुड्डा साहब से नहीं मिले। हुड्डा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया है मेरे से कोई नहीं मिला, और वो बीच में ब्रोकर फिरते रहते हैं। भी जहां बुढ़ापा पेंशन की बात थी, हमने क्या मन से पहले ही घोषणा कर रखी है। हमारी घोषणा पत्र में क्या मन से बुढ़ापा पेंशन थी, उसमें कहने क्या बात थी। ये तो वो लोग हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार माल खाने के लिए बन गए दोनों यार, और जाके मलाई खाने ये क्या है। दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि हाँ बात हुई थी, 4 बजे दुष्यंत चौटाला ने कहा, 5 बजे हुड्डा साहब ने पीसी की, पीरागढ़ी तक गाड़ी आ रही थी, पीरागढ़ी नांगलोई तक सब ठीक था, फिर अमित शाह के आवास पर चले गए। नहीं तो ये क्या कि आप कभी आप कहते हैं कोई बात नहीं हुई, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं बात हुई थी, ये तो बयान नहीं मेल खा रहे ना फिर। नहीं, मैं जो बात हुई ये मेल सुनो, जो बात है मेल इस बात का है कि इनके बीच में ब्रोकर थे, उन्होंने सारी बात की और उन्होंने कहा ठीक है जी, जहां समझौते की जिक्र आया उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां तक बात क्या थी, ये तो एक दबाव की राजनीति होती ना, एक दबाव की राजनीति, एक साजिश थी जेजेपी की, ताकि हम बीजेपी पर यह संदेश देना चाहे कि अगर आप हमारी नहीं मानोगे तो हम कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। वो दबाव की राजनीति करके इन्होंने अपने पद जो हत्याना था, मलाई वाले सारे महकमे थे, अपने तरफ कर लिए, उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। असली दबाव ये था। आज भी ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं भी हम अलग चुनाव लड़ेंगे, हमारी एमपी की तैयारी 10 की 10 सीट में हम अलग, हम अगर हमें जनता 45 सीट दे देती तो हम 5100 कर देते, ठेके बंद कर देते। जो झूठी बातें ना, तो आपने कहा कि सरकार हमारी सरकार आएगी तो हम, आज सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत जी तो ही है, सरकार का हिस्सा है, क्यों नहीं 5100 पेंशन करवाई? आज हालात क्या है इनके, आप देखिए ना। आज जेजेपी की बीजेपी के लोग पार्टियां छोड़ कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपके सामने सैकड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज हालात क्या है, प्रदेश की जनता इनसे दुखी है, तंग आ चुकी है, इनसे मुक्ति चाहती है। इनको और फंडा तो कुछ है नहीं, बोलने के लिए कुछ है नहीं, गांवों में जाने के लिए कुछ है नहीं। सरपंचों को इन्होंने कूट लिया, किसान को इन्होंने कूट लिया, आंगनबाड़ी महिलाओं को इन्होंने कूट लिया, छात्रों को लाठीचार्ज इन्होंने कर लिया। जहां तक देखोगे सरकारी कर्मचारी को इन्होंने बख्शा नहीं। तो इन पर कुछ कहने की मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा भटकाने के लिए जेजेपी का एक, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, गठबंधन को लेकर भी बयान है, किरण की ओर से जो कहा गया, डिबेट की बात, इनका एक उद्देश्य, ज्योति जी आधा मिनट लूंगा, इनका एक मुख्य उद्देश्य है, हम बीजेपी पर जेजेपी मुख्य उद्देश्य है मुद्दा भटकाकर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनेगा, और ताकि हमसे गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतिहास है जिसके साथ इन्होंने समझौता किया है, उनका टुकड़ा साफ करने का काम किया। अनिलों का देख लो, समझौता वाला क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, जो शिवसेना जो पार्टी थी महाराष्ट्र में क्या किया, नीतीश के साथ समझौता था, नीतीश की सरकार गिराने की कोशिश की, नीतीश होशियार नहीं गिरा, उससे पहले गेम खेल गया। इनका खेल है, खेलना, सेफ्टी लाओ फिर पीठ में चक्कू मारो, ये काम करते हैं। विधु रावल जी, 4 साल सरकार के और उसके बाद साथ ही सहयोगी पार्टी ये कहे गठबंधन की कि हम तो कांग्रेस से करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया गठबंधन को। कैसे देख रही है बीजेपी इन बातों को? ज्योति जी, आपको भी नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये जरूर कहा कि हम ओपन थे गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ भी, लेकिन हमारे विचार जो है नहीं मिले। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार कांग्रेस एक साजिश कर रही थी। वो साजिश जो कांग्रेस की परंपरागत रही है,
जो 2009 में भी कांग्रेस ने की थी, लगभग वैसी ही एक साजिश जो है 2019 में जो है जेजेपी के साथ करने चाह रही थी, जैसी जनहित कांग्रेस के साथ जो है उन्होंने 2009 में की थी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक समावेशी सोच के साथ चलती है, जिस प्रकार से सामायिक जो लोग हैं, जो सम विचार के लोग हैं, उनके साथ समान विचारधारा के आधार पर काम करने की सोचती है। केंद्र में भी हमारे पास जानते हैं बहुमत से अधिक हमारी सीटें 2014 में भी आई, 2019 में भी आई, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा में हमने एनडीए की सरकारें बनाई, वहां पर भी हमने सबको मिलाकर सरकार बनाई। यहां पर भी जब चुनाव के नतीजे आए तो एक के बाद एक निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ पसंद किया। और अगर मैं ब्रीफली कहना ही चाहूं कि बहुत सारे निर्दलीय तो ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी थे, जिन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं मिला था और वो अपने आप निर्दलीय चुन कर आए थे। मैं ऐसे उंगलियों पर ही आपको 5-6 तो गिनवा सकता हूं किस प्रकार से पुंडरी से हमारे 3 बार पहले चुनाव लड़ चुके और चौथी बार टिकट मांग रहे थे, रणधीर गोलन, उनको नहीं मिला, उनका टिकट कटा, वो चुनाव निर्दलीय जीत गए। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर जो हैं वो स्वयंसेवक रहे हैं पुराने समय से और वो भी भाजपा के टिकट सीख कर रहे थे, बोर्ड बड़े बड़े लगाए थे। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम किया था बकायदा। सोमवीर सांगवान थे, किस प्रकार नैनपाल रावत थे पृथला के, किस प्रकार से बलराज कुंडू जो है महम से थे, थोड़े दिनों पहले जिला परिषद के चेयरपर्सन भी थे भाजपा के, और उसके बाद टिकट न मिलने के कारण वो आजाद लड़े और जनता ने उनको समर्थन दिया, तो वो जो है तो ये इसके बाद जो है पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोगों का जुड़ाव हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार का विचार रखती है, खुले दिल के साथ सबको बुलाती है। मैं सुन रहा था दिग्विजय चौटाला जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको मैंने सुना, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल दिल खोलकर हमारे साथ स्पष्ट रूप से इस सोच के साथ कि हरियाणा और हरियाणवियों का किस प्रकार से भला हो, उन बातों पर हमारे साथ चर्चा की। जबकि कांग्रेस जो है ब्लैकमेलिंग का खेल कर रही थी, शर्तें लगा रही थी, और ये बहस जो है जेजेपी ने नहीं शुरू की, ये बहस कांग्रेस ने शुरू की है। ये बहस कांग्रेस ने कहा है कि हम गठबंधन करना चाहते थे। जेजेपी ने तो इसका केवल जवाब दिया है कि उन परिस्थितियों को बताया कि जिन परिस्थितियों में आज किस प्रकार से कांग्रेस की खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं बजरंग दास जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला था और जनादेश स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल पाया था। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 40 सीटें भाजपा की आई थी, लेकिन जो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, उसकी जो आत्मा थी, वो आत्मा कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अधिक हरियाणा की जनता थी। पिछली बार 2014 में भी हमारी 47 सीटों के साथ हम जीते थे, लेकिन उससे हमने 3.5% और वोट को इंक्रीज किया, 14 से भी ज्यादा हम वोट प्रतिशत लेकर आए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम रहा, जैसे मैंने 5-6 तो आपको सीटें वैसे ही गिनवा दी, इन कारणों से हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो जनता का जो मन था वो भाजपा के पक्ष में था। ठीक है, हम बहुत अधिक सीटें सोच रहे थे, चाह रहे थे, जनता का मूड भी बता रहा था। और मैं एक बात और आपको याद करवाना चाहूंगा, ये उस दौर की बात है जब चुनाव चल रहा था। चुनाव में हमें अपने दरवाजे बंद करने पड़े थे। कांग्रेस में एक भी कार्यकर्ता ना रहता। अगर हम अपना दरवाजा ना बंद कर लेते तो कांग्रेस पूरी की पूरी साफ हो जाती। हमने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को मना किया, ये बात पब्लिक डोमेन में, इस पर चर्चाएं हुई है बहुत सारी। हमने अंत में जाकर अपने दरवाजे बंद किए कांग्रेस के लिए, नहीं तो कांग्रेस में तो रहता ही ना कुछ भी। उसके बाद आकर एक परिस्थिति जो बन गई, उसके बाद आकर शेखी बगारना कोई, अरे भाई आप भी थोड़े दिनों पहले भाजपा में ही थे, छोड़ो, मेरे को क्यों व्यक्तिगत लेकर जाना चाहते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक परिस्थिति बनी जिस परिस्थिति में हरियाणा की अधिकांश जनता भाजपा की सत्ता बनाना चाहती थी। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी दो घंटे भी मैंने, सर आपके बारे में नहीं है डिबेट, ये डिबेट का समय खराब होता है इन बातों से। ज्योति जी इनको रोकिए ना, आपके बारे में डिबेट करेंगे तो उस दिन करेंगे चर्चा। बजरंग दास जी शुरुआत तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपसे विस्तार से बजरंग दास जी क्यों बोल रहे हैं? मेरी तो अभी आप सुने, विदु जी आप बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। तो मैंने तो बीच में बोल रहा ही, मेरा इतना ही कहना है, चलो बोलो। मेरा इतना कहना है कि हरियाणा का मूड, हरियाणा का मन, हरियाणवियों का मन जो था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में था। और जननायक जनता पार्टी जो है, जो एक बिल्कुल युवा पार्टी थी,
जो इंडियन नेशनल लोकदल में किस प्रकार से घर में जिस प्रकार फूट हुई थी उसके बाद नहीं आई थी, और उसने भी एक शानदार प्रदर्शन किया था। एक नई पार्टी का इतनी सीटें लेकर आना, इसका मतलब जनमत उनके भी साथ था। तो दोनों जो पार्टियां जिनके पक्ष में जनमत था, दोनों इकट्ठे मिले, जो इस प्रकार के बहुत सारे निर्दलीय थे वो भी मिले। और आज जब दो बार वोटों की आपस में गिनती हुई लोकसभा में, माफी चाहूंगा विधानसभा में, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आई तो हमारी वोटें कितनी निकल रही हैं, कभी 56 निकल रही हैं, कभी 57 निकल रही हैं, कभी 58 निकल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के तो 31 विधायक थे, आज तो 31 भी नहीं रहे, आज तो 31 के भी 30 रह गए, और मौका मिलने पर ये 30 के भी 25 होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। आज कहीं भी चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी की वोट प्रतिशत घटती है, भाजपा का हर चुनाव में वोट बढ़ रहा है। इस बात को तो नोट करना पड़ेगा। अभी चर्चा को जेजेपी की ओर ले जाते हुए विवेक जी, अब क्या नया राग शुरू कर दिया है ये? अब तो चुनाव में जाने का वक्त आ गया, क्या ये चर्चा करने का टाइम है कि 2019 में गठबंधन हो जाता? लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इन बातों या मांगों पर नहीं माने थे। ज्योति जी, मेरे से पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से बताया कि जेजेपी ने ये राग नहीं अलापा। अगर सवाल किया गया तो उसका जवाब दिग्विजय जी ने दिया। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये बातें रखी तो उसका जवाब दिया गया। अभी मैं बजरंग दास जी को भी सुन रहा था, बातें तो बहुत। ठीक है, मेरा इसी में एक सवाल और, फिर आप कहेंगे बीच में टोकरियों में। तो ये तो शुरुआत से कहा जा रहा है ना कि यमुना पार का नारा देकर आए थे आप लोग। ये क्या पहली बार कांग्रेस ने कोई आरोप लगाया? ज्योति जी, अभी क्यों याद आया चौटाला को? क्या ये आज से कहा जा रहा है, 2019 से कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर आप लोगों की 10 सीटें आई, फिर बीजेपी के साथ चले गए? कांग्रेस तो जो भी अपने शब्दों में जो भी कहती है कि फिर बीजेपी के साथ चले गए, सरकार बना ली। तो अब 2023 में जाकर ये याद आता है कि हाँ, उस वक्त कांग्रेस ने बातें नहीं मानी थी। तो मेरा सवाल ये कि अब ये राग क्यों अलापा जा रहा है? ये आरोप या सवाल तो पहली बार तो है नहीं कांग्रेस के गठबंधन बनने के बाद। मैं बोले, पहले भी कई डिबेट्स पे कह चुका हूं और आज भी मैं वही बात कहूंगा कि हमने कांग्रेस के पक्ष में भी वोट नहीं मांगा था अगर हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था। जो मैंडेट आया, जो जनता ने फैसला सुनाया, उसके देखते हुए जो जनता जनार्दन की डिमांड थी उसके ऊपर गठबंधन हुआ और सरकार बनाने का काम किया गया। दोबारा जनता को इलेक्शन मोड में नहीं डाला जा सकता था, दोबारा हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर वो बोझ नहीं डाला जा सकता था। आज के दिन बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। मैं अभी सुन रहा था बजरंग दास जी कह रहे थे दलाल थे, फलाना थे। आप एक दलाल का नाम बता दीजिए ना बजरंग दास जी। अगर आपके पास इतना ही आप डाटा ले रहे हैं, आपने कोई बात नहीं की, आप पहले बाबू बेटे को सेट करिए। बाबू कुछ कह रहे, बेटा कुछ कह रहे, उनको कहिए कि एक स्टेटमेंट कर लें। मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी, बात हुई थी नहीं हुई थी, क्या हुआ वो सुनने का काम कीजिए, सुनने का काम कीजिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपको गंदी आदत है। जब बापू बेटे की बात करो तो दोनों भाई की बात भी बता दो साथ। आज कहीं ना कहीं करते हो मेरे अजीज बजरंग दास जी बौखलाहट है, ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है। आप एक जवाब दे दीजिए मेरे को, एक बात का जवाब दे दीजिए सिर्फ। क्या हमने कांग्रेस के तो दोनों भाई एक ही बात कह रहे हैं, जीत भाई भाजपा जसपा एक ही बात कह रही है। यहाँ के तो दोनों भाइयों की बात सुन लो। क्या हुआ था, क्या हालात आपके, जिस प्रकार जीत भाई इलेक्शन में क्या हुआ था वो भी बता दो। किस चीज से कांटे निकाले गए, गोद में बैठे, किस तरह कांटे निकाले गए। आज ये बातें अगर पुरानी बातें आप करेंगे उसका जवाब मिलेगा। आपने दलालों का जिक्र किया, आपको आदत है दलालों के बीच में रहने की, आपकी पार्टी दलालों की थी, तो आप बताने का काम कीजिए। सात महकमे जी आपके पास एक नाम हो, आप बताने का काम कीजिए ना। विधायक साहब आपका विधायक, आप एक नाम बता दीजिए कि हाँ फलाना आपकी बधाई बंद होती दिख रही है ना। आपके नेता आपको तकलीफ हो रही है, आप बापू बेटे कौन नहीं था, बापू बेटे ये हालात ज्योति जी ऐसे डिबेट नहीं ज्योति जी देखिए किस प्रकार की परिस्थिति है। तो बापू बेटे याद आ रहे। बजरंग जी आप सुन लीजिए ज्योति ना, आप जी बीजेपी को सुन रहे हैं, डिबेट नहीं चल पाएगी। इनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोला। आज सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट किया जाना, बारी बारी दुष्यंत जी को टारगेट किया जाना, सोचते जाते तो आपको सर क्या माइंड अप हो गया, क्या डिबेट खत्म हो गई है? आप थोड़ा धैर्य तो रखें। अभी रजत जी इंतजार कर रहे हैं, राजेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं, आप बारी बारी में सबके बीच में बोलते रहेंगे। नहीं सर, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं आपका। अब आज जो प्रोग्रेसिव सोच लेके दुष्यंत चौटाला जी चले हैं, उस सोच से डरते हुए
सिर्फ सुबह शाम एक ही चीज दिखती है, दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। और अगर उसका जवाब नहीं दिया तो जाए ये भी तो कहेंगे बातें आप दूसरी तरह की लोगों को भी सोते जागते हुड्डा हुड्डा ही दिखते हैं। नहीं, ऐसा जेजेपी को कुछ केवल नहीं है। भूपेंद्र हमने हुड्डा कभी दिखते हैं। आप नहीं, आप कांग्रेस एक बात कहेगी का ना जवाब कि दीजिए। जेजेपी का कोई भी नेता कुछ भी बयान भूपेंद्र देता हुड्डा है, नेताओं से लेकर प्रवक्ता, जुबान पर भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा। ज्योति जी किस भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं? नहीं, जिसने कांग्रेस तो बहुत बार 2014 कहती है कि का हुड्डा ही चुनाव दिखते हैं हराया, जेजेपी को। राज्यसभा का चुनाव हराया, 2019 का चुनाव हराया, 2022 का राज्यसभा का चुनाव हराया। बारी बारी कांग्रेस को हार दिलवाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम क्यों जिक्र करेंगे? अगर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है। में देख आज लेना, के दिन आपका ना खाता नहीं खुलेगा। अरे पहले भी देखा है, में आगे भी देखेंगे। 24 में अपने बेटी को राज्यसभा पहुंचाने का काम करते हैं। उस टाइम क्रॉस वोटिंग नहीं होती जब भूपेंद्र हुड्डा। देखिए ये सुधरेंगे नहीं, ये कह रहे हैं 24 में फिर पीट लेना, ये पिटने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ये सुधरेंगे नहीं, ये कह रहे हैं 24 में एक बार और पीटना, उसके बाद कहीं 29 में पीट लेना, फिर 29 में फिर पिटेंगे, फिर 34 में फिर पिटेंगे। ये पिटने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। लोकसभा में 2 सीट थी, विधानसभा में 2 सीट, 2 से बड़े हैं, तुम्हारी तरह घटे नहीं है। जनता ने हमेशा प्यार बढ़ाया है। जिसने एक बार चुन लिया, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। कांग्रेस की तरह नकारा नहीं है कभी भी, भाजपा को कभी किसी ने नकारा नहीं है। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, पहली बार इतिहास बिल्कुल ऐसे नहीं हो पाएगी अभी। ठीक है, मुझे तो सवाल पूछने का वक्त दें आप लोग। मुझे समय दें बजरंग दास जी कि मैं सवाल पूछ पाऊं। नहीं बजरंग जी, आज आप सोच कर आए, आप डिबेट नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, है ना? नहीं, हर डिबेट में यही सोच के आते हैं। विवेक जी आप भी सुने, आप भी सुने अभी। देखो बहन, देखिए अभी आपको इस बात का भी जवाब देना। आप सुनिए सर, क्या दिक्कत है, सुनिए आप। आपसे चर्चा की शुरुआत हुई, आपने विस्तार से जितना बोलना था पहला उत्तर दिया गया आपकी ओर से। उसके बाद आपको विधु जी की बात में भी बोलना कि विवेक जी को भी नहीं बोलने देना। सर ये कोई तरीका नहीं डिबेट का, आप धैर्य से सुने। रजत जी, क्या पार्टी की जो स्थिति है, शाम की बुलेटिन में भी हमने बात की थी, ये पार्टी की खराब स्थिति का ही असर है कि आप लोग भी बार बार केवल गठबंधन की बात कर रहे हैं? नफी सिंह राठी हूं, अभय चौटाला हूं या ओम प्रकाश चौटाला हूं? नजरों में मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आपकी नजरों में पार्टी की खराब स्थिति हो सकती है, हमारी नजरों में पार्टी की खराब स्थिति नहीं। जहाँ सिर्फ एक दौर था अक्टूबर 2018 से लेके 2019, 1 साल। अच्छा होता कि अगर आप 91, 96, 2005, 2009 भाजपा की भी स्थिति के बारे में कभी बात करते हैं यहाँ पे बैठकर। क्या वोट परसेंटेज थे? 1, 2, 4 एमएलए के आते थे। चौधरी बंसीलाल जी की पीठ में इन्होंने चूल्हा ठोका, उनका इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर ये हमारे पास आए, हमसे सीटें मांग रहे थे। चलो 30 सीटें भी कितनी खराब थी, इन्होंने जीतते तो वही 5-6। ये तो चलो आज 10 साल का दौर है भाजपा का, जब आप कोई खराब स्थिति के बारे में बोलते हैं। नहीं, खराब स्थिति बोलने दीजिए, आप बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। लेकिन बीजेपी, आपने मुझसे सवाल पूछा कि बीजेपी की बात क्यों नहीं करते हैं, तो बीजेपी तो अपने सबसे अच्छे दौर में है, हम बात करते हैं। इनेलो का एकमात्र एक विधायक है, तो हम तो सर चुनाव, हम इनेलो के चश्मे से, मैं इनेलो के चश्मे से नहीं देख पाऊंगी सर। मैं तो विधायकों की जो संख्या है उसके आधार पर बात करूंगी। अब आप सोचे कि मैं इनेलो के चश्मे से देखूंगी कि बहुत अच्छा दौर है, कहाँ अच्छा है? मुझे ठीक है सर, जब अच्छा था तब बहुत अच्छा था। हमारा वो समय दौर भी अच्छा था, अच्छा दौर था आप लोगों का, लेकिन अब तो अच्छा नहीं है। नहीं, आपके सबसे अच्छे दौर में भी अपने दम पे सरकार नहीं कभी बनी। अब आप लोग हमारे बिना गठबंधन के सरकार नहीं बनी कभी आपकी। आपके बिना गठबंधन के हम अपनी सरकार बनाकर आए 14 में। कभी भी भाजपा की, गठबंधन की, भाजपा की वोट लिए बगैर कभी सरकार नहीं बनी आपकी, कभी भी नहीं बनी। हमेशा हमने आपकी सरकारें बनवाई थी और आपने हमेशा पीठ में छुरा खोपा हमारे। याद करो 2000 में 2-2 जगह से चौधरी, 2-2 जगह से पंडित रामविलास शर्मा जी को हरवाया था, डॉक्टर कमला वर्मा जी को हरवाया था। याद करो, अपना काला इतिहास याद करो, इसलिए आज इतनी बुरी स्थिति में हो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। किस प्रकार से हमारा शोषण किया आपने। मैंने इनसे पहले भी सवाल पूछा, और ये केवल ऐसा नहीं कि मैंने रजत जी से पूछा, मैं ये ओम प्रकाश चौटाला से भी, अभय चौटाला से भी पूछ चुकी हूँ कि बुरी स्थिति में है। अब आप ये कहें कि बीजेपी के पुराने दिन या बीजेपी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं था, तो उस पर तो चर्चा नहीं है।
आप लोगों का अच्छा टाइम था तो उसको भी बताएंगे आप लोग सरकार में थे, अब आप लोग बुरी स्थिति में हैं, इससे आंखें बंद कर लें आप तो अलग बात है। या आप सोचे कि मैं इनेलो का चश्मा लगाकर देखूंगी तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी सर। अब रजत जी को लगे मैं कह दूं आप लोग सरकार में हैं तो सर नहीं है, आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी हैं वो भी नहीं है आप लोग, तो मैं कैसे कह दूं? आप बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था और मैंने आपका अभी थोड़ा जो लास्ट में आपने बोला है, मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में कोई अच्छी चीज कहें। मैं इसकी आपसे ना कामना करता हूँ ना उम्मीद करता हूँ, ये ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आज एक बात तो जरूर है कि अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, अभी तो कोई सिर्फ बहुत शुरुआती वो उसमें दौर में है बातें, लेकिन अभी से मैं देख रहा हूँ राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। अभी तो सबके सब इतने चिंतित हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का किसी के साथ कहीं कोई अलायंस ना हो जाए। जो खुद अलायंस में आज बैठे हैं, एक दूसरे को कोस के गालियां दिया करते थे, सूती छिपकली मच्छर गड़े खाया करे, कोई जमुना पार की बात करता था, कोई बात करता था। आज वो लोग अलायंस में, आप हमारी बात ना कीजिए, लेकिन वो लोग जो भाजपा सत्ता में है आज, क्या वो अलायंस के साथ सरकार नहीं चला रही? क्या वो चौधरी देवीलाल की बात करते हैं जब 750 किसानों की शहादत होती है? जब अगर चौधरी देवीलाल जी होते तो क्या अपनी सरकार को ठोकर मार के इस्तीफा न दे देते? मगर दिया नहीं किसी ने। नाम जरूर, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इनको ये बातें करते थे कि दादी जी की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, है ये बातें करते थे कांग्रेस के बारे में। आज डिबेट में ही बातें हो रही है कि ये खुद कांग्रेस से अलायंस करना चाह रहे थे। ये वो भाजपा है जिसकी ऊपर 750 किसानों की शहादत का वो है। किस तरह 3 बार इन्होंने पूरे हरियाणा को जलवाया, गलत बात बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। उसके बाद ऐसी परिस्थितियों में इस भाजपा के खिलाफ ही लेंगे ना, जब भी लेंगे मैंडेट लेंगे तो। और हरियाणा की जनता हमारे साथ है, खून पसीना सड़कों पे बहाते हैं, सड़कों में रहने वाली पार्टी है। हमें हो सकता है, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा ना पहुंचे हमारे अलग अलग चुनाव लड़ने से, कि वोट पोलराइजेशन ना हो। एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये अगर भाजपा सोच रही है या जसपा सोच रही है कि इनके पक्ष में कोई वोट आने वाला है, राजनीति कभी अतीत से नहीं चला सकती। राजनीति ये चलती है वर्तमान में क्या और भविष्य में क्या लेके आना है। आज बेरोजगारी में बच्चे जमीनें बेच के विदेश जा रहे हैं। नशे की हालत के अंदर क्या हालत है, महंगाई की हालत क्या है, किसान की ये आप बोल के आते। आप एक बात बताइए, किसान की बात करते हुए देखा किसी ने कभी आपने? मुख्यमंत्री कहते हैं किसान 3 बार फसलें लेता है, मुआवजा भी लेता है। ये तो सोच है इनकी। मुख्यमंत्री कहा करते थे किसान आंदोलन में नट तैयार कर लो, किसानों के खिलाफ नट तैयार कर लो। अरे ये इनकी सोच दर्शाती है। ये वो भाजपा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा होती है। तो ज्योति जी एक दौर था सिर्फ 1 साल का, उसके अंदर आप लोकसभा गिना लो तो कांग्रेस भी हारी क्या नहीं 10 की 10 सीट। आप हमें क्यों बोलते हो कि आप 10 लोकसभा हार गए? आपकी सभी जगह पर जमानत जब्त हुई सर बुरी तरीके से। अब मैं अगर कोई बात अगर आपको लगे तथ्यात्मक रूप से मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे टोकें। 1 मिनट ज्योति जी, सवाल बट आप ये कहें कि बीजेपी के भी बुरे दिन याद करो, कांग्रेस को क्यों नहीं कह रहे, ये तो जवाब नहीं हुआ। हाँ जवाब सुनिए, लगातार कोई पार्टी 10 साल तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुख्य विपक्षी दल है तो क्या उसकी एकदम ऐसी हालत हो जाएगी आप सोचते हो? आखिरी में अगर कोई भीतरघात करेगा, कुछ लोग पार्टी में से ही सोचेंगे कि अपना कुछ मिलके कि हम अपना एक अलग दल बना लेते हैं, बाकी कार्यकर्ता की छोड़ो, बाकी कार्यकर्ताओं को क्या फर्क पड़ता है? हमारा एक नेता हेलीकॉप्टर में घूमना चाहिए बस। नेताओं की कार्यकर्ताओं का क्या लेना देना इनको, जो आखिरी समय में भाजपा के हाथ में खेल के भीतरघात करके अपनी पार्टी, आपको क्या लगता है ये कांग्रेस? नहीं ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, भाजपा 40 पे आती, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ रजत जी, फूट हुई पार्टी के बीच में। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि ऐसा होने से आप लोगों को नुकसान नहीं हुआ होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये। राजेंद्र जी, बस वही कारण है नुकसान का, और क्या कारण है? वरना आप देखिए 3 पार्टियां थी इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर, भाजपा को तो कैंडिडेट ही नहीं मिलते। कहाँ था इनका कैंडिडेट बताओ? जींद में हमारा कैंडिडेट ले लिया इन्होंने जो 10 साल तक से जीतता आ रहा था। इनके पास क्या बातें कर रहे हैं ये क्या लगातार बोलते जा रहे हैं? इनके पास इनकी कब तक सुननी पड़ेगी ये बात? आदमपुर में भी नहीं था इनके पास कैंडिडेट। ज्योति जी एक बार इनका जवाब देने की अनुमति दीजिए। लेके आए जी, वेथु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आदमपुर का चुनाव ही हमारे कारण हुआ था। आदमपुर का चुनाव ही इसलिए हुआ था क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। अगर वो ना करते तो चुनाव ही नहीं होता।
आदमपुर के तो चुना हुआ व्यक्ति जो है वो भाजपा में उन्होंने आस्था जताई। ये कैसी फजूल बातें करें। और सुनो रजत पंजेटा सुनो, अब बुलवा रहे हो तो सुनो, एक मिनट सुनो। अरे रजत पंजेटा सुनो, तुम्हारे भी नेता जेल में बैठे हैं, तुम्हारे भी नेता जेल में बैठे हैं इनकम टैक्स ईडी के कारण। तुम्हारे भी सजा याफ्ता है, तुम्हारे भी सुप्रीमो सजा याफ्ता। रुको एक बात, अभी आदमपुर के ऊपर ही आओ। आदम की लिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी। अगर मैं तुम्हारे बोलने लगे आपकी लिस्ट छोटी भाई साहब, रजत जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। रजत जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। एंकर ने मुझे समय दिया, आप मुझे एक बार सुन तो लीजिए। आदमपुर की आपने जिक्र किया। आदमपुर का तो चुनाव इसलिए हुआ था कि वहां के जो विधायक थे उन्होंने भाजपा में आस्था जताकर जनता के बीच में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं त्याग कर देता हूँ। चुनाव इसलिए हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? एक बात, दूसरी बात, अरे फिर बीच में ना बोलिए। और आप अपने वो आपके कुरड़ा राम जो थे, वो कुरड़ा राम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन भी नहीं किया था। अरे सुनिए एक बार बताने दीजिए आपके इतिहास में बड़ी बड़ी बातें मत। ठीक है, आपने बता दिया कुरड़ाराम भी, तो आप लोग भी तो कुरड़ाराम को लेकर आए थे कांग्रेस से। भागने से क्या लाभ होगा? एक विषय पर बात कीजिए। आदमपुर का नाम लिया, कुरड़ा राम जो है आपके, वो तो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया था। कांग्रेस से इस्तीफा भी नहीं दिया, वो उस कैंडिडेट को तो आपने टिकट दिया। हमें बता रहे हैं कि हमारे पे कैंडिडेट नहीं होता, और रोज आकर डिबेट में कहा करते थे हम कोई एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक करेंगे, 13 तारीख को घोषणा करेंगे अभय सिंह चौटाला। बाद में देखा खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं। किस प्रकार ये कैसे बातें चलेगी? और दूसरी बात, आपके पास 19 सीटें थी 2014 में, 19 सीटें थी, 20% वोट था। आपको आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा, ये तो नहीं करना। आचार संहिता के बाद क्या बताओगे भाई? अगली बार अरे ये कोई स्ट्रीट फाइट थोड़ी हो रही है। लेते रहिए, आप लेते रहिए। रजत जी आप सुने, और विधु जी की जो बात है वो बिल्कुल नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि नहीं, आदमपुर में तो बाई इलेक्शन इसलिए हुए थे क्योंकि कुलदीप आ गए थे बीजेपी में। दूसरा कुरड़ाराम आप लोग भी तो कांग्रेस से लेकर आए थे, तो ये बात कहना कि बीजेपी के पास अपना उम्मीदवार नहीं था, और कुरड़ाराम कांग्रेस से आए नहीं थे ज्योति जी, आने से पहले टिकट दे दिया इन्होंने। 12 मिनट पहले टिकट दे दिया, 11:30 बजे, उसके बाद 12:30 बजे उन्होंने इस्तीफा दिया। भाजपा कभी आदमपुर जीती नहीं है, सबको पता है। कुलदीप बिश्नोई जी का इतिहास की बात कर रहे हो, इतिहास क्या हम आदमपुर पर बात करने के लिए बैठे हैं? क्या हम आदमपुर पर बात मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी बात रखने का। रजत पंजेटा मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं रजत जी, अरे भाई कहाँ चले गए? अरे रुक जाओ, किसी एक विषय पर तो रुक जाओ। कितना भागोगे? एक विषय तो पकड़ लो। भाजपा कभी जीती नहीं, जमानत जगती रही है। अरे भाई आप कभी हारेगी नहीं भाजपा आदमपुर से, आप कभी हारेगी नहीं वहां से। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। पंजेटा जी, एक बार आपने अपना जवाब पूरा किया, आशीर्वाद तो मैंने विधु जी को टाइम दिया बोलने के लिए। आप साथ बोल रहे हैं सर, ये क्या चिल्ला चिल्ली है? ये डिबेट है कोई? क्या दर्शक अपना समय बर्बाद कर रहे हैं टीवी के सामने बैठकर, या हम सभी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? निवेदन कर रही हूं मैं आपसे, सुने आप प्लीज। विधु जी आप जल्दी बात कंप्लीट कीजिएगा। ज्योति जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका ये बहुत बुरा दौर है, लेकिन बुरे दौर का ठीक होने के कोई आसार नहीं है। फिर से शुरू हो 2019 को अपना अगर बुरा दौर बोलिए। अरे भाई सुनो, अच्छा खाक तो मैं अभी साबित कर देता हूँ। अरे मैं हाँ साबित करूंगा अभी, एक बार ध्यान से सुनो तो सही। अरे सुनो नहीं तो कैसे पता चलेगा? मैं साबित करता हूँ अभी, मैं साबित करता हूँ आपका सबसे बुरा दौर है, मैं साबित करता हूँ आपका सबसे बुरा दौर है। अरे मेरे को सुन तो लो। 27 सीटों पे निकाय चुनाव हुआ, आपकी कितनी आई? अरे भाई बताने तो दो, ये कैसे व्यक्ति है? 22 सीटें आई आपकी, केवल 22 सीटें आई आपकी पूरे हरियाणा के अंदर, क्या बात करते हो? उसमें भी अरे भाई ज्योति जी एक बार इनसे इतना तो कहिए कि मेरी बात सुन लो। रजत जी आप, अच्छा सुनो, आप चाहते नहीं कि चर्चा हो के बाद तो और बुरा होगा हाल। नहीं, गलत बात बोलेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर आपको लगता है ये गलत बोल रहे हैं तो दर्शक डिसाइड कर लेंगे सर। अब बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रही है, इनेलो प्रवक्ता डिसाइड नहीं करेंगे ठीक है गलत है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप लिख कर रखिए सर। मैं सुनिश्चित करती हूँ आपको टाइम दिया जाएगा, वाइंड अप होने से पहले आपको समय दिया जाएगा। ज्योति जी मैंने अगर आपको लगता है ये गलत बोल रहे हैं, आप पहली लाइन में इनको टोक रहे, पहले सेंटेंस में रोक रहे हैं सर, ये क्या आप खुद सोचिए क्या तरीका है सर? ये
ज्योति जी बात ही ऐसी करेंगे, कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ कि इनेलो का बुरा दौर चल रहा है। ये क्या बात है बोलने वाली, जब मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा सिर्फ 1 साल का समय था, वो कठिन ठीक है, वो 1 साल का बुरा दौर था, वो जा चुका है। अब ये इनेलो का स्वर्णिम दौर है, सबसे अच्छा टाइम में इनेलो का। रजत पंजेटा नहीं मानते, इनेलो सबसे अच्छे टाइम में चल रहे इस वक्त। ठीक है, आप सुनिएगा, अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। विदु जी सर, आप भी जल्दी बात कंप्लीट करें प्लीज। देखिए, एक शेर है, साहिर लुधियानवी का एक शेर है। उन्होंने कहा, कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया। देखिए इनकी स्थिति क्या है। 2019 को अपना सबसे बुरा दौर बता रहे हैं। वहां इनकी एक सीट आई थी ऐलनाबाद में। उस सीट में इनका जो मार्जिन था 12,500 वोट का था। बाद में जाकर इनकी सीट रह गई एक, दोबारा उपचुनाव हुआ, उसी सीट में इनका मार्जिन जो है घटकर 6,000 रह गया, आधे से भी कम। तो मैं कह रहा हूं कि 2021 में इससे भी बुरा दौर था आपका। और जिस प्रकार से अब लोकसभा विधानसभा में जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, वो विधानसभा से भी वोट बाहर निकाल दिए जाते हैं, इससे बुरा दौर क्या होगा? आप भी सुनिए। और रजत जी, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, तो क्या आप चाहते हैं फिर ऐसा ही टाइम रहे इनेलो का? आपको इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बुरा दौर है। आपकी पार्टी के नेता तो खुद इस बात को चुनौती के तौर पर लेते हैं कि हाँ, अगर बुरा दौर भी है तो भी गुजरेगा, बुरा दौर है तो भी गुजरेगा, अच्छा टाइम भी आएगा अगर संघर्ष करेंगे। आपकी पार्टी के नेता मानते हैं इस बात को? ठीक है, हाँ, तो उसका असर दिखेगा। अगर वो जनता को समझ में आए तो उसका असर दिखेगा सर। लेकिन इस बात को डिनाई कर देना कि नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। नहीं पंजेटा जी, आप लगातार नहीं बोलेंगे, लगातार नहीं बोलेंगे। राजेंद्र जी, जिस तरह से गठबंधन को लेकर बात हो रही, तो क्या ये इस बात के संकेत हैं कि इस बार प्रीपोल अलायंस भी हो सकता है, कुछ दल मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि इनेलो तो प्रस्ताव दे रही कि हम बीजेपी जेजेपी को रोकने के लिए दूसरे दलों के साथ आ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। हेलो, हाँ, देखिए ऐसा है कि ये अभी जो डिबेट चल रही है, ये तो पिछला बैकग्राउंड लेकर चल रही है कि आपका क्या व्यवहार रहा, आपकी क्या स्थिति थी, आपने क्या किया। लेकिन हमेशा राजनीतिक अलायंस जो है मौजूदा स्थिति को देखकर होते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव के समय दलगत स्थिति क्या है, उस समय देखकर, अपनी स्थिति को देखकर, और जहां संभव होता है वहां अलायंस किया जाता है। ये सुविधा का ही अलायंस होता है। ये जेजेपी ने चुनाव लड़ा यमुना पार का, यमुना पार कर देंगे, चलिए वो तो एक नारा तो कुछ ना कुछ देना ही था जब चुनाव लड़ना था, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं। वो चाहते थे कि हम पूरी मेजोरिटी में आएंगे और पूरी मेजोरिटी की सरकार चलाएंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी, तो फिर क्या करना पड़ा? फिर तो अलायंस करना ही पड़ा बीजेपी के साथ। और कांग्रेस के साथ भी उनका हो सकता है कि उनकी इच्छा रही हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने तो शुरू से ही यही कहा कि ये जो है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के अब उसी के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो ये नैतिक गठबंधन नहीं है। उनकी दलील तो यही चली। अब वो अंडरग्राउंड क्या समझौते की अलायंस की बातचीत चलती रही, वो नकार रहे हैं कि हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई, कह रहे हैं। ये सब पूर्व इतिहास की बात हो चुकी है। अब ये है कि इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में 10 साल पूरे करने जा रही है चुनाव तक, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है। ये दावा नहीं कर सकते कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। पिछले इनका जो पहला कार्यकाल था तब भी इन्होंने काम किया, और 75 पार का नारा दे रहे थे कि हम 75 से भी आगे जाएंगे। कुछ इनके मंत्री तो बढ़ चढ़ के 80 भी बता रहे थे, लेकिन 40 ही मिली, उसका 50% मिला जो 80 का उनका दावा था। तो वो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी ना कहीं, और ऐसी स्थिति अब भी है। सपना तो ये होता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हर सरकार यही सोचती है और दावा भी करती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदलती है चुनाव के टाइम, जनता के मूड का कोई पता नहीं। इस बात से बिल्कुल, परिस्थितियां तो देखिए लोकसभा से विधानसभा आते बदल जाते हैं, और लोकसभा और विधानसभा बिल्कुल अलायंस हो सकता है, कोई किसी के भी साथ कर सकता है। आज अगर जेजेपी के कंप्यूटर इनेलो है, तो वो हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेप ले कि जो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को, अभी तक जेजेपी का तो प्लान यही है कि अगर वो बीजेपी के साथ है तो अगले चुनाव का अलायंस भी बीजेपी के साथ ही करना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी अगर नहीं करती अलायंस, तो फिर जेजेपी को कोई ना कोई अपना स्टेप लेना पड़ेगा। तो चुनाव तक क्या स्थितियां बनती है, दलगत तस्वीर क्या बनती है, मतदाता का मूड क्या है, उस सबको देख के अलायंस होगा। ठीक है, विदु जी आएंगे आपके पास। एक सवाल का जवाब मैं बजरंग जी से लूं। बजरंग दास जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं।
लेकिन तोशाम विधायक हैं आपकी, पूर्व मंत्री हैं, वो ओपी चौटाला साहब का स्वागत कर रही हैं कि ओम प्रकाश चौटाला आए, कांग्रेस के साथ स्वागत करते हैं हम। तो क्या बैठ बोल के बातें नहीं करते आप लोग कि क्या डिसीजन है, क्या सोचते हैं गठबंधन को लेकर पार्टी के बड़े नेता? कोई बातचीत नहीं? उन्होंने क्या कहा कि चौटाला साहब कांग्रेस में आए, स्वागत है, गठबंधन की बात लगा लो। अच्छा। और अभय सिंह जी का बयान है, जो हम पे आएगा, हमारे पास हमसे बात करेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पर हम उससे बात करेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा भी हरियाणा कांग्रेस के अंदर सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक पार्टी को अपनी बात कहने का राइट है और हर एक आदमी कोशिश करता है कि हम सत्ता में आए। लड़ाई किस चीज की है? इसी बात की है, हम जनता के बीच जाएंगे, हमारी पार्टी की हम अपना प्रचार करेंगे, सरकार बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की बात बिल्कुल सही है। उनका कहना क्या है, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, हकीकत में मजबूत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं, मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं। अच्छा। आप ग्राउंड स्तर के ऊपर हरियाणा न्यूज चैनल बड़ा प्रमुख चैनल है, आपके जगह जगह, आपके यहाँ नहीं जिलों में नहीं, शहरों में नहीं, आपकी कस्बों के अंदर भी आपके रिपोर्टर है। जहां भी जाता हूं आपके रिपोर्टर मुझे मिलते हैं, आप उनसे आप रिपोर्ट लीजिए आज क्या स्थिति है। आज स्थिति क्या है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल पब्लिक के बीच के अंदर है, घर घर जा रहे हैं। और आप लोग चाहते हैं 2005 के अंदर जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज हरियाणा में रहा, वो एक सुनहरी राज था। उसके अंदर आप देखिए गरीबों के लिए हमने अनेकों योजनाएं तैयार की। ठीक है, आपकी पार्टी के विरोधी, अच्छा आपकी पार्टी के अंदर के लोग ये बोलते हैं, खुद किरण की बात करें, शैलजा की बात करें, दूसरे नेताओं की, 2005 की आप बात करते हैं, हुड्डा साहब की अगुवाई में नहीं था चुनाव, 67 सीटें, 67 से 40 अगली बार, 40 से 15, यानी मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रही। ठीक है, अब आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन आप जब 10 साल का जिक्र करते हैं तो हुड्डा साहब की अगुवाई में उनके चेहरे पर लड़ा गया चुनाव नहीं था। देखिए, मैं ज्योति जी यही कह जाता हूँ, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। एक 10 साल जब राज चलता है ना, तो क्या होता है, हरेक का काम नहीं हो पाता, हरेक की जो आशाएं हैं कई बार पूरी नहीं होती, और जनता कहती भी मरोड़ निकालो, ये हकीकत बात है। मैं ये पूछ रहा हूं, 10 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, उसमें मैं चेयरमैन भी रहा, लगातार 10 साल में रहा हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं 10 साल के अंदर, हमारे समय के अंदर एक भी व्यापारी संगठन का आंदोलन नहीं रहा, किसी किसान का नहीं रहा, हमारे किसी आप देखोगे आज ऐसा कोई वर्ग है हरियाणा के अंदर जो सड़कों पे ना हो, आंदोलन ना कर रहा हो, जिनको लाठी से कुट्टा ना गया हो। एक बात संगठन बता दीजिए इस राज्य के अंदर कोई ऐसा संगठन, कोई संगठन बता है, ये चलते ही रहते हैं, नहीं फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। धरना पर तो देखो ज्योति जी, इस बात का सारा फर्क है। कभी आज तक देश के इतिहास में आपने देखा, आप देखोगे कोई भी ऐसा सीजन हो जाओ, कोई ऐसा सीजन नहीं है जहां जिस सीजन के अंदर हड़ताल ना होती। मंडी के अंदर धान का सीजन आ जाओ, सरसों का आ जाओ, हर जगह अब आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। समय कोई ऐसा सीजन नहीं था जब हड़ताल नहीं होती, करना पड़ता है, कोई एक भी ऐसा सीजन नहीं मुआवजे के लिए संघर्ष करना, कोई एक भी ऐसा सीजन नहीं था। आड़ती को अपनी आड़त लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जब महंगाई बढ़ी है तो आड़ती का जो आड़त है, इन्होंने महंगाई कभी घटती नहीं है, बढ़ती ही है हमेशा। महंगाई कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। आपके समय 20% बढ़ती थी, अब 5% बढ़ी है केवल। सालाना दर आपके समय 18.6% थी, अब केवल 4.5-5% है। आपने वो कमीशन, दुनिया में सबसे कम है महंगाई दर भारत में। आपके समय 19% थी, 18.5% थी। ये पीडी रावत जी आते हैं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। ठीक है बजरंग जी, यहाँ आपका जवाब पूरा होता है सर, यहाँ आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि समय कम है और विवेक जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। इनसे एक सवाल भी, क्या बयान दिया था? ठीक है, स्पेशल गिरदावरी करके अरे सर अभी मुआवजा देंगे, ये मुख्यमंत्री। एक तो आपको रुकने के लिए कहा जाता है, आप फिर बढ़ा देते हैं। बयान दिया था, आज मेरे साथी
देखिए आज आपके सामने है, बजरंग जी। आज आपके सामने 20 दिन बीत चुके हैं, आज तक गिरदावरी नहीं हुई, मुआवजा कब दोगे आप? बजरंग जी अभी आप सुनिए सर, ठीक है, आपकी सारी बातें किसानों की हर एक वर्ग की बात कर ली, मुआवजे की बात कर ली, व्यापारियों की बात कर ली, गठबंधन सरकार की बात कर ली, अभी आप सुनिए सर। कल भी मेरी कहाँ आपने खरीद कहाँ से कहाँ पे विजिट करने जाते हैं? किसान का हक मत खाओ। अरे झूठ नहीं, तुम रोना बंद करो। तुम्हारे घड़ियाली आंसू से जनता नहीं खुश हो रही है, जनता नहीं चुनने वाली है मगरमच्छों को। मगरमच्छों के आंसू को देखकर नहीं, तुम्हारे पास कोई सहानुभूति नहीं है जनता को। 10 दिन से मंडियों में बैठे हैं। चलिए बजरंग जी को म्यूट करें, पीसीआर बजरंग जी को म्यूट किया जाए, बजरंग जी को म्यूट किया जाए तुरंत प्रभाव से। विधु जी आप भी सुने। विवेक जी, केवल विरोधी दलों की बात नहीं है, आपकी पार्टी पर तो बीजेपी के नेता भी निशाने साधते हैं, यानी जो गठबंधन के साथी हैं। प्रेमलता को सुना होगा, दिग्विजय +2 पास नहीं कहा गया। कभी ब्रिजेंद्र सिंह कहते हैं कि कोई गठबंधन के तहत लड़ी, दोनों पार्टियां अलग लड़ी, भले ही उचाना जेजेपी के कोटे में चला जाए, उसके बाद भी हमारे परिवार का सदस्य तो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो गठबंधन की दोनों पार्टियों के बीच एक बड़ा परिवार जो कि वीरेंद्र सिंह परिवार, वो लगातार जेजेपी नेताओं पर निशाना साधता है। ज्योति जी, वीरेंद्र सिंह परिवार से पूछ के गठबंधन नहीं हुआ था। गठबंधन दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने करने का काम किया। अगर एक विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, ऐसी छोटी छोटी बातें हर विधानसभा क्षेत्र में होती रहती है। नहीं, वो तो डिप्टी सीएम का हल्का है सर, महत्वाकांक्षाएं होती है, वो छोटी बात नहीं है, वो छोटा हल्का नहीं है। उचाना के वहां से डिप्टी सीएम आते हैं, और उचाना जैसी स्थिति आने वाले दिन में हिसार में भी बन सकती है, अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, बन सकती है। अभी केवल आने वाले समय में क्या बनता है, आने वाले समय का कुछ नहीं पता। आने वाले समय में तो क्या होगा, कल को क्या होगा नहीं होगा, उसका कुछ नहीं पता। पर आज की अगर मैं बात करूं, किसने +2 पास कहा और किसने क्या कहा, वो बातें एक साइड में। आज के दिन गठबंधन उनसे पूछ के नहीं हुआ था, गठबंधन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने किया था। और अगर इतना ही वो उनके अंदर कैलिबर था तो चुनाव जीतना चाहिए था, चुनाव क्यों रह गया। आज के दिन मैं तो साफ स्पष्ट बात करता हूँ कि पार्टियां दोनों मजबूती से सरकार चला रही हैं और मजबूती से आगे भी चलेंगी। अभी जैदौन साहब भी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्रवक्ताओं से बीच में ना बोले। जैदौन साहब ने भी बात कही कि जेजेपी चाहती है बीजेपी से गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाए। जेजेपी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि दोनों ही परिस्थितियों के लिए जेजेपी तैयार है। अच्छा। चाहे गठबंधन में लड़ा जाए, चाहे बिना गठबंधन के लड़ा जाए। और चुनाव में अब काफी समय पड़ा, ये फैसला भी सीनियर लीडरशिप दोनों ही पार्टियों की। डिप्टी सीएम के आगे से डिप्टी हटाने की भी पूरी कोशिश चल रही है आप लोगों की, धनखड़ साहब भी कह चुके हैं। ज्योति जी, हर आदमी का एक एम होता है, आपका भी एक एम है, हमारा भी एक एम है, सभी का एक एम होता है। हाँ। हमारा एम है माननीय दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाना, और उस पर हम काम करते हैं, निरंतर काम करते आए हैं। आज बातें की जा रही थी, मैं सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी। मेरे प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे भीतरघात कर दिया। ज्योति जी, उस प्रकरण से आप भली सारी बातें जानते हैं, क्या उस समय में हुआ 2018-19 में, आपको एक एक बात का पता है कि भीतरघात किसने किया, पार्टी से निकाला किसे गया, वो बात दोबारा ना छेड़ी जाए तो अच्छा है। किस तरह बिना साइन के लेटर दिखा के और पार्टी से हमारे सीनियर लीडर्स को बाहर किया गया, वो सबने देखा। आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, बुरा दौर था, ये था, वो था। जनाब, अगर आपकी जो बोलबाणी है, ये बोलबाणी आगे ऐसी रही, एक से भी जाएंगी, देखने योग्य बात है। अभी बजरंग दास जी को सुन रहा था, बजरंग दास जी अपना ही राग अलाप रहे थे, कांग्रेस ने ऐसे कर दिया। कांग्रेस के अंदर लड़ाई एक ही चीज की है। किरण चौधरी जी ने अपने बयान में साफ स्पष्ट तरीके से कहा, मान सम्मान की कमी थी, कुलदीप बिश्नोई जी गए। मान सम्मान की कमी थी, अशोक तंवर जी गए। हाँ। इसी मान सम्मान की कमी के कारण इसी तरह के बयान अशोक तंवर जी द्वारा दिए गए पार्टी। ठीक है सर, अभी समय कम है, इसी तरह के बयान आएंगे आपके पास भी। विधु जी काफी देर से इसी तरह के बयान, और विधु जी मेरा एक एक सवाल आपसे है, आने वाले समय में किरण चौधरी जी भी पार्टी बदलने कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आने वाले समय में मिलकर चुनाव लड़ते हैं
बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस का तो इनकार है अभी, लेकिन कांग्रेस है, इनेलो है, आने वाले दिनों में बीएसपी, आम आदमी पार्टी, सभी को मिला लीजिए। अगर बीजेपी जेजेपी को रोकने के लिए ये दल एक साथ आ जाते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप आज की तारीख में, अगर चर्चा करें इसे लेकर? ज्योति जी इस सवाल का उत्तर दें अगर तो ध्यान से सुने। अगर गणित के हिसाब से दें तो 0 + 0 = 0 होता है। ये पहले भी अगर इकट्ठे मिलकर चुनाव अगर दिखावे के लिए नहीं लड़ रहे तो पीछे तो लड़ ही रहे हैं। आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए। आदमपुर में सारी इंडियन नेशनल लोकदल की वोट कांग्रेस को पड़ी, उसके बाद भी कांग्रेस हारी। एलनाबाद में कांग्रेस की सारी वोट जो है इंडियन नेशनल लोकदल को पड़ी, इसके बावजूद भी भाजपा जीती। इसके बावजूद भी भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अभय सिंह चौटाला जी का मार्जिन 19 से आधा कर दिया। इसी तरह से बड़ौदा में हमने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, इंडियन नेशनल लोकदल की जमानत जब्त, वहां पर भी हमने जींद के अंदर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल की जमानत जब्त, कांग्रेस की थोड़ी सी वोटों से जमानत बची। हम 51% की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह जी के समय से हमने ये तय किया था, हमें पता था ये सारे चोर उचक्के चट्टे बट्टे एक दिन इकट्ठे होंगे, ये सभी भ्रष्टाचारी अपना काल को देखकर इकट्ठे होंगे, लेकिन हमें 51% की ईमानदारी की लड़ाई लड़नी है, गरीब की जो लड़ाई लड़नी है। तो 51% वोट हम उस दिन से ही तैयारी कर रहे थे और हमने एक के बाद एक प्रांतों में लिया। अभी मैं सुन रहा था कि जादौन साहब बता रहे थे कि 75 पार का नारा था, एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। जादौन साहब पूरे विश्लेषण नहीं है ये, पूरा विश्लेषण ये है कि 75 पार से पहले हमारी 79 सीट्स आई थी। अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोकसभा में जब हम 10 सीटें जीते थे तो 79 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लीड कर रहे थे, उसी का बेसिस था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे 2014 में हमने इतिहास बनाया था, एक पहली बार हम अपने दम पर सरकार बना पाए थे। पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो अपने दम पर बिना किसी समर्थन के बनी थी, हमारी वो सरकार थी और हमने उसको बेटर किया, अपनी वोट प्रतिशत को 3.5% बेटर किया। इसको एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे, पहले से अधिक वोट मिलना, पहले से अधिक प्रतिशत वोट मिलना। क्या इसको एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे या प्रो इनकम्बेंसी कहेंगे? मैं आपके विश्लेषण की योग्यता जो है उस पर छोड़ता हूं सारी बात। लेकिन एक बात हमें ध्यान करनी पड़ेगी, लगभग तीनों पार्टियों की एक जैसी स्थिति रही है। हमारी 2014 में 46 सीटें थी, हम 2019 में 46 से घटकर 40 पर गए। कांग्रेस की जो है 2005 में 67 सीटें थी, वो 67 से घटकर 40 पर गए। इंडियन नेशनल लोकदल की हमारे से जब गठबंधन था उस समय 46 सीटें थी, 46 से घटकर सीधा 9 पर आए थे। ये लोग किस प्रकार से 46 से 40 को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, जबकि वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा। हमारे विरुद्ध ये सब लोग लामबंद हुए, ये तुलना हो सकती है, लेकिन बावजूद जहां तक है ये बात कर रहे थे कि पहले बहुमत में थे, उसके बावजूद भी हमारी घट गई, सीटें घट गई। विजन जितना बड़ा है, लक्ष्य बड़ा लेकर चले, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, ये इनका कहना है, विश्लेषण है। विदु जी माफी के साथ समय नहीं आगे। राजेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका। हाँ जी, देखिए ऐसा है जी कि दलीय स्थितियां और चुनावी इतिहास वो काफी लंबा हो चुका है। तो इसकी क्या स्थिति थी? कांग्रेस की भी बड़ी स्थिति थी कि कांग्रेस जो है एक छत्र शासन करती थी पूरे देश में। आज कांग्रेस की स्थिति कितने हाशिए पर चली गई। तो अब ये देखने की जरूरत है कि आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी करनी है और स्थितियां कैसी है, बिल्कुल, और किस तरह से सफल होके इस जनता को जो है जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाना है, ये देखने की जरूरत है। ठीक है रजत जी, आपका भी आखिरी कमेंट आपका। अभय चौटाला पदयात्रा कर रहे हैं और आप लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं 2024 से। आपकी आवाज नहीं मिल रही रजत जी। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने टाइम दिया और हमने चर्चा की मिशन 2024 को लेकर, गठबंधन को लेकर जो बातें हो रही है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और कांग्रेस में संगठन के भीतर जिस तरह की गुटबाजी सामने आ रही है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।